हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं पुनः इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने पिछले 2 वीडियो में रेंटल हाउस और रेसिडेंशियल हाउस की पूरी चर्चा हमने किया था। हमने कहा था कि मैं 3 प्रकार से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को समझाएंगे, तो आज तीसरा प्रकार मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। प्रथम 2 प्रकार रेंटल और लेट आउट हाउस, रेसिडेंशियल और सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस को मैंने पूरी तरह चर्चा कर लिया। आज हम रेंटल कम रेसिडेंशियल हाउस की चर्चा करेंगे। पूरी तरह आप समझ रहे होंगे, रेंटल कम रेसिडेंशियल अर्थात हम एक ऐसे मकान की चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें रेंटल भी होते हैं और रेसिडेंशियल भी होते हैं। तो वैसी परिस्थिति में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना किस प्रकार से करेंगे। स्वाभाविक रूप से रेंटल कम रेसिडेंशियल में कुछ रेंटल के भी नेचर्स हैं और कुछ रेसिडेंशियल के भी नेचर्स हैं, अर्थात दोनों नेचर को मिक्स करके हम यहाँ पर रेंटल कम रेसिडेंशियल्स की बात कर रहे हैं। अब इसके अंतर्गत हम 3 प्रकार से कंडीशंस को समझाएंगे। 3 प्रकार से कंडीशन मीन्स रेंटल कम रेसिडेंशियल के अंतर्गत हम मकान को प्राय 3 तरह से समझने का प्रयास करेंगे। पहला तरीका हम यहाँ पर अब लिखने जा रहे हैं, जिसको ABC के द्वारा संबोधित करेंगे। मैंने पहले प्रकार में आपको दिए हैं, इफ द हाउस मोर देन 1 यूनिट देन प्रोपोर्शनेट फॉर रेंटल एंड रेसिडेंशियल। अब इस वाक्य का कितना बड़ा अर्थ होता है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छी तरह समझेंगे। ये छोटे से वाक्य में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई है, अर्थात अगर उन बड़ी बड़ी बातों को हम समझ लेते हैं तब इस वाक्य को आप पूरी तरह समझ पाएंगे। हम कहते हैं इफ द हाउस हैव मोर देन 1 यूनिट, अर्थात आप प्रैक्टिकली देखते होंगे कि एक ही मकान के अंतर्गत कई यूनिट होते हैं। एक ही मकान एक ही गेट से प्रवेश होते हैं, लेकिन प्रवेश करने के साथ कोई इस यूनिट में, कोई उस यूनिट में, तो कोई तीसरे यूनिट में चला जाता है। दैट मीन्स एक ही परिसर के अंतर्गत मोर देन 1 यूनिट्स होते हैं। अर्थात जब इसका मूल्यांकन किया जाता है तो म्युनिसिपल टैक्स एज ए होल यूनिट का एक बार लिया जाता है, एक बार इसका मूल्यांकन किया जाता है। म्युनिसिपल टैक्स की जब बात आती है तो वह एज ए होल यूनिट के लिए एक म्युनिसिपल टैक्स की बात आती है। अर्थात
ये जो होल एज ए होल के रूप में म्युनिसिपल वैल्यू या म्युनिसिपल टैक्स या अन्य कोई भी चीज जैसे इंटरेस्ट इन लोन क्यों ना हो, ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये सब कंपाउंड रूप में होते हैं, अर्थात इसी कंपाउंड को प्रत्येक यूनिट में अलग अलग प्रकार से बांट दिया जाता है आनुपातिक तरीके से। प्रोपोर्शनेट का मतलब यह होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने एक परिसर बना दिया जिसके अंतर्गत ABC नामक 3 यूनिट है। ये 3 यूनिट रेंटल कम रेसिडेंशियल कैसे कहा जाएगा, तो इसको समझिए। इस परिसर के अंतर्गत 3 यूनिट में 2 यूनिट हम टेनेंट को भाड़ा लगा देते हैं और 1 यूनिट में लैंडलॉर्ड या मालिक, मकान का मालिक स्वयं निवास करता है। तो पूरे परिसर का म्युनिसिपल वैल्यूएशन एक बार किया जाता है, म्युनिसिपल टैक्स की गणना एक बार की जाती है। हम इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन हम लेते हैं या तो रिपेयर्स और रिकंस्ट्रक्शंस के लिए हो या परचेज और कंस्ट्रक्शंस के लिए हो, पिछले सारे वीडियो में हमने पूरे विस्तार पूर्वक इसका चर्चा किया है। तो जहां पर इस प्रकार से कंपाउंड रूप में कोई हो तो उसको अनुपातिक रूप में बांटने, दैट मीन्स म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ दिस 3 यूनिट एक बार में लिखा हुआ है, अर्थात अनुपातिक का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द रेंट। हम इसको अनुपातिक बांट देते हैं। अगर सब का इक्वल साइज है, तीनों यूनिट बराबर साइज के हैं और म्युनिसिपल वैल्यूएशन अगर 15,000 है तो इसको अनुपातिक रूप में बांटने के लिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक यूनिट का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 5,000 रुपया होगा। तो अनुपातिक का तात्पर्य समझ रहे हैं कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो तीनों यूनिट के लिए, पूरे मकान के लिए एज ए होल एक बार निर्धारित किया गया है। जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की हम गणना करेंगे तो वैसी परिस्थिति में इसे हम 3 भागों में अनुपातिक तरीके से बांट देंगे। अनुपातिक का और एक अर्थ होता है, सपोज दैट हमने ए और बी 2 यूनिट है, एक को 5,000 पर भाड़ा लगाए, एक पर 7,000 में भाड़ा लगाए, तो एक से इनकम हमारा 60,000 हो रहा है और दूसरे से इनकम 84,000 हो रहा है। तो यहाँ पर 60 और 84 का अनुपात बनाएंगे और उस 60 और 84 के अनुपात में प्राय म्युनिसिपल वैल्यू को अनुपातिक रूप से बांटा जाएगा। तो कहने की जरूरत नहीं होगी कि हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। आप पूरी तरह समझ जाइए कि जहां पर भी एग्रीगेट अमाउंट हो, और एग्रीगेट अमाउंट होते हैं, हम लोन पूरे मकान के निर्माण के लिए लेते हैं, किसी एक यूनिट के लिए नहीं लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यूएशन का निर्धारण पूरे एक परिसर का होता है, अर्थात म्युनिसिपल टैक्स भी उसी म्युनिसिपल वैल्यू पर लगाया जाता है। तो इसे हम अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट हम बांट देते हैं तीनों अलग अलग मकान में, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट। अर्थात जो फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट है वह रेंटेड हाउस है और थर्ड यूनिट हमारा रेसिडेंशियल हाउस है। और इस प्रकार हम किसी भी रकम के फिगर को अनुपातिक रूप से बांटकर देखते हैं। दैट इज द लॉजिक ऑफ दिस सेंटेंस। इस वाक्य का इतना ही मतलब है, मतलब पूरी तरह स्पष्ट समझ गए होंगे। इफ द हाउस है मोर देन 1 यूनिट देन प्रोपोर्शनेट। हमने प्रोपोर्शनेट किसके लिए कहा, तो म्युनिसिपल वैल्यू के लिए कहा, म्युनिसिपल टैक्स के लिए कहा, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कहा, क्योंकि ये जब भी होते हैं तो पूरे एज ए होल
आपके मकान का होता है और उसी मकान में यह 3 अलग अलग प्रकार के यूनिट होते हैं, जो 2 यूनिट भाड़ा पर लगा दिए गए हैं और 1 यूनिट में मैं स्वयं रहता हूं। अगर इस प्रकार के तथ्य आपके प्रश्न में मिलते हों तब इसका प्रयोग करेंगे और इसी लॉजिक के साथ इसका प्रयोग करेंगे। तो नंबर 1 आप पूरी तरह समझ गए होंगे, हिसाबों में इस प्रकार के वाक्यों का हमेशा अर्थ निकालिए, प्रयोग कीजिए। अर्थ निकालने का मतलब इस प्रकार से इसे समझाया गया था, उसी अर्थ के अनुसार इसको आप ट्रीट करिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इस एग्जाम्पल में 2 रेंटल हाउस है और 1 रेसिडेंशियल हाउस है। रेंटल हाउस को रेंटल की तरह, रेसिडेंशियल हाउस को रेसिडेंशियल की तरह ट्रीट करेंगे और सबको अलग अलग प्रकार से ज्ञात करके उसको मिला देंगे। दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम ऑल द हाउसेस। जो भी होना होगा या तो इनकम निकलेंगे या लॉस निकलेंगे, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत प्राय इनकम भी निकलते हैं और लॉस भी निकलते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। अब आइए हम दूसरे मकान की ओर बढ़ते हैं। दूसरे मकान का स्वरूप नेचर। इफ द हाउस हैव ए सिंगल यूनिट, अर्थात पूरा मकान आपका एक ही यूनिट है और उसी एक यूनिट में कुछ टाइम रेसिडेंशियल प्रयोग करते हैं और कुछ टाइम लेट आउट कर देते हैं। अर्थात एक ही मकान, एक ही यूनिट के अंतर्गत 2 कैरेक्टर मौजूद हैं। एक कैरेक्टर है कि इस मकान में 8 महीना मैंने एज ए रेसिडेंशियल के रूप में प्रयोग किया और 4 महीना एज ए रेंटल के रूप में हमने टेनेंट को भाड़े में दे दिया। तो इसी को हम संबोधित कर रहे हैं, इफ द हाउस हैव ए सिंगल यूनिट एंड सम टाइम फॉर रेसिडेंशियल एंड सम पीरियड for let out or rental, then it will be treated as rental on actual rent basis। एग्जाम्पल को समझिएगा, मैं हर एग्जाम्पल मौखिक देता हूं क्योंकि मौखिक ही मैं हिसाब को बता देता हूं, उसको लिखने की कहीं कोई जरूरत नहीं होती है। अर्थात वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, मेरी बातों को समझ जाए। यह पूरा यूनिट एक मकान है जिसमें एज एन एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि 8 महीना मकान का मालिक स्वयं निवास करता है और 4 महीने के लिए
इससे बाहर हो जाता और 4 महीने के लिए इसको किराए पर उठा दिया जाता है, अर्थात यह इसी नेचर का मकान है जिसमें कुछ समय मालिक भी रहा और कुछ समय के लिए इसे लेट आउट भी कर दिया गया। तो ये इसी को संबोधित किया जा रहा है कि मकान एक ही है, लेकिन 12 महीने में 8 महीना हम, 9 महीना हम, 6 महीना हम और बाकी बचे शेष महीनों में इसे भाड़े पर लगा दिया गया, अर्थात इसका यही संबोधन हम करना चाह रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में ऐसे मकान को ट्रीट किया जाता है रेंटल की तरह, रेंटल की तरह इसे ट्रीट किया जाता है। देन इट विल बी ट्रीटेड एज रेंटल ऑन एक्चुअल रेंट बेसिस। एक्चुअल रेंट बेसिस का मतलब हुआ कि यहाँ पर मकान के सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण एक्चुअल रेंट बेसिस पर होगा। और एक्चुअल रेंट यहाँ कितना आएगा हमको, तो 4 महीना, क्योंकि 8 महीना मैं स्वयं उस मकान में निवास किया हूँ और 4 महीने के लिए किराया पर लगा दिया हूँ, तो ये 4 महीने के रेंट को ही एक्चुअल रेंट बेसिस कहा गया। इसी 4 महीने के आधार पर एक्चुअल रेंट रखते हुए एक्सपेक्टेड रेंट से इसकी तुलना करते हैं और विच एवरेज हायर जो निकलता है उसको एज ए ग्रोस एनुअल वैल्यू के रूप में लिखते हैं। यहां पर एक डाउट स्थिति उत्पन्न होती है। क्या स्थिति उत्पन्न होती है? वैकेंसी। जब हम रेंटल हाउस पढ़ रहे थे तो वहां पर वैकेंसी के चलते हमारा एक्चुअल रेंट कम होता था, फिर भी उसे ग्रेटर की तरह हम मानकर ग्रोस एनुअल वैल्यू मानते थे। अर्थात 2 महीना मकान खाली रहा, 10 महीना भाड़ा रहा, तो हम 12 महीने के मूल्य के आधार पर ग्रेटर चुनते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम 10 महीने के किराए को ही लेते हैं। तो केवल विच एवरेज हायर को चुनने के लिए वैकेंसी का ध्यान रखा जाता है, अर्थात वैकेंसी घटाकर ग्रेटर फिर भी निकले तो उसे लिखा जाता है। यह हमने आपको रेंटल में समझाया। यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन होता है कि कहीं 8 महीने की वैकेंसी तो नहीं है, तो 8 महीने की कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि 8 महीना मैं स्वयं उस मकान में निवास किया हूँ, यहाँ कोई वैकेंसी की बात नहीं है। अर्थात जो 4 महीने का किराया वस्तुतः है उसी को ही हम एक्चुअल रेंट मानेंगे और इसकी तुलना कंपैरिजन हम करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट से। और एक्सपेक्टेड रेंट में क्या हम लिखे थे? तो लिखे थे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवरेज हायर बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। अगर शब्दों को समझ जाइएगा तो कोई बड़े बड़े किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं सब शब्दों में इनकम टैक्स के सारे गूढ़ तत्व छिपे हुए हैं, अर्थात इसको निचोड़ कर पढ़ने की आवश्यकता है। ये छोटे से वाक्य बहुत कुछ कह जाते हैं, अर्थात बहुत कुछ कहने के लिए आपको इस वाक्य को समझना होगा, और समझ जाइएगा तो हम आपको वादा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने पूरे किताब के प्रश्न को निचोड़ लीजिए। हम जितना कंसेप्ट बताते हैं, आपके किताब में अगर 50 सवाल है तो वह 50 सवाल मेरे द्वारा बनाए गए कंसेप्ट के अंतर्गत ही आते हैं, उसके अतिरिक्त नहीं आते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि यह छोटे छोटे वाक्य जरूर हैं, लेकिन यह बड़ी बड़ी बातों को कहता है, इसीलिए इसे अध्ययन कीजिए, बढ़िया से समझिए। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार चला कर देखिए, इसे कॉपी पर राइट कीजिए और इसके तथ्य के समझने की कोशिश करेंगे। आपको उत्तर स्वतः प्राप्त होता चला जाएगा। तो एक्चुअल रेंट बेसिस का मतलब यहाँ पर मैं 4 महीने के रेंट को ही प्राय एक्सपेक्टेड रेंट से विच एवरेज हायर चुन के
ग्रोस एनुअल वैल्यू लिखेंगे। इतना सिंपल बात है, इसे बहुत अब समझाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ, आप समझे होंगे अच्छी तरह से। अब हम तीसरे प्रकार के मकान में पहुँचते हैं। हम यहाँ जितनी भी चर्चा कर रहे हैं रेंटल कम रेसिडेंशियल, अर्थात जिसका ट्रीटमेंट रेंटल भी हो रहा है, रेसिडेंशियल भी हो रहा है, इसीलिए इसका शीर्षक हमने डाला है रेंटल कम रेसिडेंशियल। अर्थात कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो केवल रेंटल और रेसिडेंशियल समझाते हैं, रेंटल कम रेसिडेंशियल्स को नहीं समझाते हैं, जबकि यही सारे प्रॉब्लम आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्रिएट करते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो मैं अब तीसरे मकान की ओर बढ़ रहा हूं कि वह किस नेचर का रेंटल और रेसिडेंशियल है। एक तीसरा मकान मैंने लिखा है, इफ द लैंडलॉर्ड हैव मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस। प्राय देखा जाता है कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं उसके कई रेसिडेंशियल बड़े बड़े शहरों में होते हैं, अर्थात दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में, पटना में। दैट मीन्स पैसे का खेल है, अर्थात हमारे पास
अगर इतने संसाधन है, कमाने के तरीके हैं, तो मैं 5 गो रेसिडेंशियल मकान 5 अलग अलग शहरों में रख सकता हूं। इतनी मेरी औकात है। मैं इसी तरह इसको संबोधित कर रहा हूं कि अगर किसी लैंडलॉर्ड के पास एक से अधिक स्वयं रहने का मकान हो, सेल्फ ऑक्युपाइड हो, रेसिडेंशियल हो, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप रखिए, 10 रेसिडेंशियल हाउस आप रख सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कर लगाने के दृष्टिकोण से आपको इस पर ध्यान देना होगा। तब मैंने लिखा एक्सेप्ट टू, देन एक्सेप्ट टू, अर्थात 2 आवासीय रेसिडेंशियल प्रयोग आप दिखा सकते हैं। आपके पास 10 मकान है फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसमें से 2 मकान एज ए सेल्फ ऑक्युपाइड के रूप में रखकर सेल्फ ऑक्युपाइड के लाभ को ले सकते हैं। बाकी जो 8 मकान बच गए, वह 8 मकान ट्रीटेड एज ए रेंटल होगा, अर्थात उसको रेंटल की तरह ट्रीट करके आपसे इनकम टैक्स लिया जाएगा। आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाले जाएंगे। जब तभी की 10 मकान की कोई भी इनकम नहीं होती है, क्योंकि सब रेसिडेंशियल है, किसी में टेनेंट नहीं है, तो इसकी इनकम तो कुछ नहीं होती है। फिर भी आपके 8 मकान को माना जाएगा कि यह रेंटल हाउस है, ट्रीट करेंगे रेंटल हाउस और लेट आउट हाउस की तरह, और बिल्कुल उसी तरह से इसकी गणना करेंगे और इसकी आय को आपके लिए टैक्सेबल बनाया जाएगा। विश्वास है कि मेरी इन बातों को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। पुनः मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास बहुत बड़े आदमी हैं, मेरे पास 10 मकान है रेसिडेंशियल, भले ही हम एक मकान में एक बार में रहते हो, 9 मकान एक बार में खाली रहता है। लेकिन जब मैं कोलकाता से दिल्ली की ओर जाता हूं तो कलकत्ता का मकान खाली हो जाता है और दिल्ली का मकान में रहने लगता हूं। अर्थात जब भी मैं निवास करूंगा तो एक ही मकान में निवास करूंगा, बाकी 9 मकान आपके खाली रहेंगे। लेकिन उस खाली मकान को भी ट्रीट किया जाएगा एज ए रेंटल की तरह, और उस पर भी इनकम पर टैक्स लगाने के लिए निकाला जाता है। तो बिल्कुल छात्रगण अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि इफ द लैंडलॉर्ड है मोर देन 1 रेसिडेंशियल हाउस देन एक्सेप्ट 2, अर्थात 2 को आप एज ए रेसिडेंशियल के तरह ट्रीट करके उसका लाभ ले सकते हैं। बाकी 8 मकान रेंटल की तरह ट्रीट किया जाएगा और इसका मूल्यांकन किए जाएंगे। इसके भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होंगे, इसमें भी 30% होंगे, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन लोन होंगे। हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब इन दिस रिगार्ड जरा सोचिए, मैंने लिखा है कि रेंटल की तरह ट्रीट कर दिए एंड इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्टेबल विदाउट एनी लिमिट। हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की चर्चा रेसिडेंशियल में भी किए थे, रेंटल में भी किए थे। रेंटल में कोई लिमिटेशन नहीं था, रेसिडेंशियल में 30,000 और 2 लाख रुपए का मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन था। इस पर अब चर्चा नहीं करेंगे, केवल इशारे कर रहे हैं, क्योंकि ये सब के बारे में मैंने पूरी तरह से वीडियो में समझा चुका हूं। यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन लोन विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट, इसकी कोई सीमा नहीं है। अर्थात जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन आप चुकाते हैं वह आपको कटौती में प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हमने लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्टेबल विदाउट एनी लिमिट्स, मीन्स घटाने की इसकी कोई सीमा नहीं है। इतना सिंपल से बात को भी इसी वाक्य के द्वारा आप समझेंगे। वाक्य में बहुत कुछ छिपा हुआ है।
अर्थात इस वाक्य को बढ़िया से पढ़िए, हर उत्तर आपको मिलेगा। हर क्वेश्चंस पढ़िए, लगेगा हर एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अर्थात हमारे द्वारा मैं बार बार कहता हूं कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं ताकि एज ए होल आप प्रॉब्लम को स्वयं हल कर सके। मेरे द्वारा एक आध दो को प्रश्न अगर ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर बनवा के दिखा दिया जाए तो इससे भी आप कुछ नहीं सीखिएगा, क्योंकि 50 प्रश्न जो आपकी किताब में होते हैं, सब प्रश्न की प्रकृति अलग अलग होती है, लेकिन वह 50 प्रश्न इसी कंसेप्ट के बियॉन्ड होता है, आसपास होता है, इससे अतिरिक्त नहीं होता है। आप कभी भी इसको आजमा के आप देखें। अब लिखें इन दिस केस लिखना छूट गया है। इन दिस केस नो अराइज क्वेश्चंस, ऐसी अवस्था में कोई प्रश्न उठता ही नहीं है कि यह मकान, वैकेंसी, अनरियलाइज्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, अर्थात इस प्रकार के मकान में इन तीनों शब्दों का कोई मतलब नहीं है। अर्थात ये आवासीय मकान है, अनरियलाइज की कोई जरूरत नहीं, एक्चुअल रेंट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वास्तविक किराए तो इसके होते ही नहीं है। ये तो ट्रीटेड रेंटल है, और ट्रीटेड रेंटल में वास्तविक नहीं होते बल्कि काल्पनिक होते हैं, जो प्रायः निर्धारित किए जाते हैं। वैकेंसी, खाली, 10 मकान में एक मकान में रहते 9 मकान तो हमेशा ही खाली रहता है, तो इसमें वैकेंसी का भी कोई तथ्य नहीं है। इसलिए हमने लिख दिया कि इन दिस केस नो क्वेश्चन से राइज फॉर वैकेंसी, अनरियलाइज्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, देयरफॉर एक्सपेक्टेड रेंट विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जब हम इतनी बात लिख दिए, इसके बाद बिल्कुल स्पष्ट है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका एक्सपेक्टेड रेंट ही होगा, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। इसलिए इस वाक्य हर एक चीज को स्पष्ट करता है, बशर्ते कि इसे सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ने की जरूरत है। मेरा विश्वास है कि आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनाने में कहीं चूक नहीं होगी, लेकिन प्रयास आपको करना है। मेरे द्वारा 2-4 प्रश्नों के हल कर देने से आपका कोई काम चलने वाला नहीं होता है, क्योंकि हर प्रश्न की बनावट अपने अपने तरीके का होता है, और वे सारे तरीके मेरे द्वारा बनाए गए इतने ही कंसेप्ट में शामिल होते हैं। इसे आप ढूंढ कर देख लेंगे। तो बच्चों, आज मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मात्र 3 वीडियो में समाप्त हो गए। दैट इज कंसेप्ट। अगर इसको आप कॉपी पर लिखें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यह तीनों वीडियो का मटेरियल एक पृष्ठ पर ही आ जाएंगे। इतना कम से कम शब्दों के द्वारा अधिक से अधिक तथ्यों की व्याख्या की गई है, इसको आप समझिए। अर्थात आप अपनी कॉपी पर जब इसको लिखेंगे तीनों वीडियो को, तो आपके एक पृष्ठ पर ही तीनों वीडियो आएंगे, दूसरे पृष्ठ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इतने से काम चल जाएगा। अंततः आज ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फुल कंसेप्ट समाप्त कर रहा हूं, और समाप्त करते हुए हमने एक शब्द लिख दिया, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। हम जो इतना मेहनत करते हैं उसका मेहताना आप किस रूप में देते हैं? कोई पैसे के रूप में तो देना नहीं है। अगर आप हमारी वीडियो को पढ़ते हैं, पसंद करते हैं, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप हमें प्रमोट करें। इसीलिए मैंने एक शीर्षक डाल दिया है, क्योंकि मैं बहुत ही साधारण तरीके से वीडियो बनाता हूँ, अर्थात डिजिटल बोर्ड पर यह स्क्रॉल नहीं करता है। इसलिए मैंने ऊपर में लिख दिया, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू प्रमोट मी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर आपका कोई भी संशय, समाधान, समस्या हो तो आप हमसे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। किस माध्यम से?
तो आपको मैं कई बार वीडियो में कहा हूँ कि आप व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कठिन अंश को निकालकर व्हाट्सएप कीजिए, उसका उत्तर आपको देंगे। इस तरह से आप पढ़ने का काम कीजिए तो एज ए होल इनकम टैक्स को समझ पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं आपको हासिल होने वाला है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।